शेयर वॉल डिज़ाइन के मतलब ये सिर्फ ये है कि ये आप हम देंगे सिर्फ एक ओवरव्यू ऑफ शेयर वॉल्स और उसके डिज़ाइन का। तो शेयर वॉल्स फॉर टॉल बिल्डिंग्स इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्टिफनेस टू रेजिस्ट द लेटरल फोर्सेस कॉज्ड बाय विंड एंड अर्थक्वेक। When such buildings are not properly designed for these forces, there may be high stresses. There may be high stresses, vibrations, or side sway when the forces occur. The results may include not only the severe damages to the building but also the considerable discomfort for their occupants. Mainly असल में ये बात कर रहा है कि हम शेयर वॉल जब डिज़ाइन करते हैं तो इनका मकसद मेन ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी बिल्डिंग के अंदर शेयर वॉल आ रही है, लेट्स से मैं इसको ना सेक्शनल व्यू है तो प्लान व्यू में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पर अगर हमारी शेयर वॉल्स है और उसको लेटरल फोर्स कोई आ रही है, नॉट द एक्चुअल फोर्स और सम डिफरेंट फोर्स विच इज़ डिफरेंट दैन द लेटरल फोर्स ऑन द साइड की तरफ से जो आती है, जैसे विंड का फोर्स है या अर्थक्वेक फोर्स है जो कि बिल्डिंग की एक साइड से उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो यहाँ पर कहीं हमारी शेयर वॉल होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर वॉल अलॉन्ग द होल लेंथ हो या जो भी हो। तो टू रजिस्ट द लेटरल फोर्सेस कॉज्ड बाय द विंड एंड द अर्थक्वेक, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम शेयर वॉल्स बनाते हैं। When reinforced concrete walls with their very large in-plane stiffness are placed at the certain convenient and strategic locations, often they can be economically used to provide the needed resistance to the horizontal loads. Lateral loads और horizontal loads एक ही चीज़ है। उसकी वो बात कर रहा है कि अगर हम उनको किसी ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर शेयर वॉल्स को बिल्ड करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा, इसका हॉरिजॉन्टल लोड्स के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस डेवलप होने में मदद करेगी। इकोनॉमिकली क्यों होगा, क्योंकि हमने स्ट्रेटजिक लोकेशन उसकी चूज़ की हुई होगी। पूरी बिल्डिंग के अंदर मिसाल के तौर पे मैं कोई बिल्डिंग बनाता हूँ, उसके अंदर मुझे पता है कि अगर मैं शेयर वॉल्स इधर दे दूँ तो मेरी सिमुलेशन के अंदर अर्थक्वेक डिज़ाइन के अगेंस्ट मैं रजिस्ट कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं पूरी जो है ना वो इधर बना दूँ इधर बना दूँ इधर बना दूँ या पूरी एक साइड को सारी की सारी को शेयर वॉल दे दूँ, ये अनइकोनॉमिकल भी होगा। तो ये वो बात कर रहा है। As the strength of shear walls is almost always controlled by their flexural resistance, their name is something of a misnomer. मतलब असल में नाम जो है शेयर वॉल्स का वो लगता तो ऐसे है कि प्योरली शेयर रेजिस्टेंस की को उसके लिए हम डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन असल में तो ये जो है ना फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस मतलब जो भी बेंडिंग मोमेंट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसके लिए ये हमें जो है ना वो हेल्प आउट करता है। It is true, however, that on some occasions they may require some shear reinforcing to prevent diagonal tension failures. डायगनल टेंशन फेरियल्स मतलब ये है, जैसे मिसाल के तौर पे बीम में जो हमारा या इसी वॉल के केस में हम ले लें तो डायगनल टेंशन फेलियर अलोंग द डायगनल, अगर हमारे कुछ फेलियर होना होता है तो उसके लिए फिर हम शेयर रिइंफोर्समेंट देते हैं जो कि इस डायरेक्शन में आ रही होती हैं किसी भी मेंबर के अंदर। Indeed, one of the basic requirements of shear wall designed for high seismic force is to ensure flexural rather than shear control design. ठीक है, तो ठीक है आपका अगर लेटरल रेजिस्टेंस वो अर्थक्वेक के अगेंस्ट लेटरल रेजिस्टेंस दे रहा है, उसके साथ साथ फिर हम वो ये भी दे देता है फ्लैक्चरल रेजिस्टेंस। ठीक है, शेयर तो वो देगा ही, साथ फ्लैक्चरल भी दे देता है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये भी है। ये शेयर वॉल की एक फ़ोटो लगाई हुई है इसने कि मिसाल के तौर पे ये जो है ना ये कॉलम है जो कि दरमियान में आ रहा है, ये शेयर रिइंफोर्समेंट्स की सारी हैं शेयर वॉल्स की। ये देखें ये सारी बार्स जा रही हैं, वर्टिकल बार्स हैं, और ये उसकी हॉरिजॉन्टल बार्स हैं जो ये हैं, ये हॉरिजॉन्टल बार्स हैं और ये सारी वर्टिकल बार्स हैं। ऐसे शेयर वॉल बिल्ड हो रही है विथ इंटेग्रल एंड कॉलम। तो ये जो है ना यहाँ पर एक कॉलम के साथ भी कनेक्ट हो रही हैं रिइंफोर्समेंट्स। यहाँ पर ये देखें ये कॉलम की रिइंफोर्समेंट शो हो रही है ये वाली, लेकिन ये बार जो है ना काफ़ी लार्ज बार है, लार्ज द एरिया ऑफ दिस बार्स एज कम्पेयर टू दिस बार्स। द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू अज्यूम दैट द लेटरल फोर्सेज एक्ट एट द फ्लोर लेवल्स। मतलब ये है कि अगर हमारा ये फ्लोर है एक, फिर एक ये फ्लोर है बिल्डिंग का, इस तरह की हमारी बिल्डिंग है, इसके अगेंस्ट जो है ना वो इधर शेयर वॉल हमने बनाई हुई है।
तो हम अज्यूम ये करते हैं कि हमारी जो लेटरल फोर्सेस है वो इस फ्लोर लेवल पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। The stiffness of the floor slabs horizontally are quite large as compared to the stiffness of the walls and columns. Thus it is assumed that each floor is displaced in its horizontal plane as a rigid body. मतलब अगर यही जो है ये अगर डिस्प्लेस होगा तो कैसा होगा कि हम असल में अगर इसी को मिसाल के तौर पे कोई एक चीज़ हो हमारे पास, उसको हम यहाँ से पुश करें तो उसकी पोजीशन फिर ऐसे हो जाएगी। ये बात कर रहा है वो कि हॉरिजॉन्टल जो है हम ये समझते हैं कि ठीक है, द स्टिफनेस ऑफ द फ्लोर स्लैब्स हॉरिजॉन्टली आर क्वाइट लार्ज एज़ कम्पेयर टू द स्टिफनेस ऑफ द वॉल्स एंड कॉलम्स। मतलब इस फ्लोर की जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस है जो हमने यहाँ पर इन्फोर्समेंट्स दी हुई होनी है स्लैब्स के अंदर इन फ्लोर्स के ऊपर, उसकी स्टिफनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दीज वॉल जो कि इस साइड के ऊपर हैं या जो इधर इस स्लैब के नीचे कॉलम्स हैं। Thus it is assumed that each floor is displaced in a horizontal plane as a rigid body। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये डिस्प्लेस हो रहा है, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्लैब। फिगर 18.3 शोज द प्लान ऑफ द बिल्डिंग दैट इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये अब ये जो है ना इसने 4 शेयर वॉल्स बिल्ड की हुई हैं जिसके ऊपर ये लेटरल फोर्स लग रही है। ये कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन की आइडिया वही जो पहले मैंने प्रेजेंट किया है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन के थ्रू उसने ये सेंटर ऑफ द होल पेरिफेरी ऑफ द बिल्डिंग, सेंटर के ऊपर इन वॉल्स के दरमियान ये नॉन बेयरिंग वॉल्स हैं। असल में वो वॉल्स की 2 टाइप्स आपने पढ़ी होंगी शुरू में अपने सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ के अंदर। एक बेयरिंग वॉल्स होती हैं और एक नॉन बेयरिंग वॉल्स होती हैं। तो ये नॉन बेयरिंग वॉल्स के अंदर आती हैं क्योंकि ये जनरली जो है ना आपकी डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट्स को जो फ्लोर से आ रहे होते हैं उनको रजिस्ट नहीं कर रहे होते। बेयरिंग वॉल्स उसके लिए हम डेवलप करते हैं। Shows the plan of the building that is subjected to horizontal forces. The lateral forces usually from the wind or earthquake loads are applied to the floor and roof slabs of the building। ठीक है जी, ये इसकी बात कर रहा है, ये जो एरो के थ्रू उसने शो किया हुआ। एक्टिंग एज ए लार्ज बीम्स लाइंग ऑन देयर स्लैब्स और डायफ्राम्स ट्रांसफर द लोड्स प्राइमरली टू द शेयर वॉल्स ए एंड बी। अच्छा, अब ये जो लोड लग रहा है लेट्स से फ्रॉम द विंड लग रहा है, उसको रजिस्ट कर कौन करेगा? ये वाली वॉल्स। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास कोई पेज हो, 2 पेजेस हों लेट से, उनको हम आपस में यहाँ से दरमियान में स्टेपलर कर दें और फिर इसको यहाँ से ऐसे खींचें तो कौन लाइक दीज फोर्सेस जैसे ये शो किया हुआ है, तो इनको रजिस्ट कौन करेगा? जो यहाँ पे दरमियान में हमने स्टेपलर किया हुआ है। तो ये वही चीज़ है कि इस फोर्स को मेनली ये दोनों शेयर वॉल्स रजिस्ट करेंगी। Should the lateral force be coming from the other perpendicular direction, they would be resisted primarily by the wall C and D। मतलब अगर ये lateral force इधर से आए ना तो फिर इसको ये C and D wall shear wall resist करेगी। The walls must be sufficiently stiff so as to limit the deflections to reasonable values। शेयर वॉल्स आर कॉमनली यूज फॉर बिल्डिंग्स विद फ्लैट प्लेट फ्लोर स्लैब। फ्लैट प्लेट जो है ना वो कॉलम कैपिटल उनके अंदर नहीं होता, डायरेक्टली आपकी जो स्लैब है वो कॉलम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में होती है, तो उसके अंदर ज़्यादा कॉमन है इस तरह के बिल्डिंग्स के अंदर। इन फैक्ट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब एंड वॉल इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज टुडे फॉर टॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स एंड अदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। चलें, ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा है कि कॉमन इस तरह के बिल्डिंग डिज़ाइन के अंदर है। शेयर वॉल स्पैन द इंटायर। इससे पहले हम ये देख लें, ये देखें ये एक शेयर वॉल है, बिल्कुल जितनी बिल्डिंग की हाइट है उसकी टोटल हाइट तक ये वॉल जा रही होगी। और इधर ये वॉल यहाँ पर भी है। शेयर वॉल स्पैन द इंटायर वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द फ्लोर। ये वही बात उसने की है कि ये जो वॉल है ये ऊपर तक बिल्कुल उसके ना छत तक जा रही होगी। If the walls are carefully and systematically placed in plan, they will be efficiently resist both vertical and lateral loads। तो स्ट्रेटजिक लोकेशन को आपने डिसाइड करना है, उसके बाद ये होगा कि आपको क्या कुछ फ़ायदा देगा ये रेजिस्ट बोथ वर्टिकल एंड लेटरल लोड्स। हो सकता है एक्चुअल लोड को की ट्रांसफरिंग में भी ये हेल्प करे क्योंकि है तो रीइंफोर्स ना, एंड डू सो विदाउट इंटरफेयरिंग सब्सटेंशियली विद द आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स। Reinforced concrete buildings up to 70 stories have been constructed with shear wall। 70 stories तक की बिल्डिंग बनाई गई हैं जिनमें शेयर वॉल है और वो 70 stories तक जा रही होंगी फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। एज their primary source of lateral stiffness in the horizontal direction, full shear walls may be used, that is they will run for the full panel or bay lengths। when forces are smaller they need only run
फॉर पार्शल बैलेंस। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पे कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर हमारे पास अर्थक्वेक का मसला होना, तो फिर हम पूरी बे लेंथ को ही शेयर वॉल बना देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार इतनी ज़रूरी होती भी नहीं है, तो हम फिर थोड़े थोड़े सेक्शन के अंदर शेयर वॉल बनाते हैं, जैसे पिछला केस था तो उसकी बात कर रहा है। शेयर वॉल्स में बी यूज टू रेजिस्ट लेटरल फोर्सेज ओनली एंड देन मे बी यूज एज एडिशन एज बेरिंग वॉल्स। जो ये नॉन बेरिंग है ना, तो बेरिंग के साथ ये बनेगी। Furthermore, they may be used to enclosed elevators, stairwells, and perhaps restrooms as shown in figure 18.4। ये अब दरमियान में कोई लिफ्ट है, लिफ्ट चूँकि नीचे से इस फ्लोर से जाएगी बिल्कुल ऊपर तक, तो उसके आसपास आप एक शेयर वॉल बना दें। These बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स आर वेरी सेटिस्फैक्टरी फॉर रेजिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। आपकी लिफ्ट भी बन जाएगी और आपकी एक किस्म का बिल्डिंग के बिल्कुल दरमियान में सपोर्ट बन जाएगी फॉर योर resistance to the lateral forces। Another possible arrangement for shear walls is shown in figure 18.5। ये दिखा रहा है। Although shear walls may be also be needed in the long direction of this building, they are not included in this figure। अब ये शेयर वॉल जिसने कोई ख़ास किसी अरेंजमेंट के थ्रू नहीं दिखाई, ये भी दरमियान में इधर भी शेयर वॉल्स हैं, इधर भी शेयर वॉल्स हैं। हो सकता है कि ये भी शेयर वॉल हो, लेकिन उसने दिखाया नहीं है इसको, ऐसे हो शेयर वॉल्स। अब इसको देख के लग ऐसा रहा है कि मे बी ये ओपन हो, ये पोर्शन। जैसे घरों में नहीं होता कि हमारा ऐसे अगर गेट आ रहा होता है तो गेट के साथ कभी कभार सोसाइटीज़ के अंदर वो कहते हैं कि आपने ना इधर से तकरीबन आधा मरला खाली छोड़ना है, उसके बाद आपने पीछे कमरे बनाने हैं। चाहे यहाँ पे आप सामने कमरा बना लें, लेकिन इस वाले कमरे के सामने जो है ना वो तकरीबन कुछ पोर्शन, ये सेक्शनल व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ छोड़ना है आपने, जिसमें कुछ शीशे टाइप लगा लें आप। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि पीछे वाली शेयर वॉल है और उसके सामने जो है ना एक ओपनिंग छोड़ी हुई है उन्होंने। On most occasions, it is not possible to use shear walls without some openings in them for doors, windows and penetrations for mechanical services। मतलब मिसाल के तौर पे अगर ये शेयर वॉल लॉन्ग द बिल्डिंग जा रही है तो हो सकता है दरमियान में कोई विंडोज़ भी हों। Will it possible, however, with careful planning to place these openings as they do not seriously affect stiffness or stresses in the walls। मतलब इनकी लोकेशन ऐसे रखनी है कि ये स्टिफनेस को इफेक्ट ना करें। एंड द ओपनिंग्स आर स्मॉल, देयर ओवरऑल इफेक्ट इज़ माइनर। छोटी होंगी तो कोई मसला ही नहीं है, बट दिस इज़ नॉट द केस व्हेन द लार्ज ओपनिंग्स आर प्रेजेंट। मतलब आप एक तो पोजीशनिंग का ख्याल ना करें, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी विंडो दे दें, तो शेयर वॉल का जो असल मकसद था उसको आपने लूज़ कर सकते हैं आप। यूजुअली द ओपनिंग्स आर प्लेस्ड इन वर्टिकल एंड सिमेट्रिकल रो, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया। In the wall throughout the height of the structure, the wall sections on both sides of these openings are tied together by beams on both side। ओके, अच्छा ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी ओपनिंग है तो इसी फ्लोर की बीम में भी यहाँ एंड हो रही हो, नीचे वाले फ्लोर की यहाँ एंड हो रही हो, ठीक है। Enclosed in walls by floor slabs or by combination of both। As you can see, the structure analysis of such a situation is extremely complicated। हाँ, अपने ओपनिंग की वजह से अपने फ्लोर की बीम्स को डायरेक्ट शेयर वॉल के साथ इन कांटेक्ट लेके आ गए हैं, और उसकी वजह से आपकी जो बीम्स की बेंडिंग मोमेंट्स आएंगी वो इधर शेयर वॉल को भी इफेक्ट करेंगी। हैं ये नॉन बेयरिंग वॉल्स, तो ये बड़ा मसला बनेगा। ऑल द शेयर वॉल डिज़ाइन आर ऑफर हैंडेड विद एम्पिरिकल कैलकुलेशंस, दे आर एप्रिशिएबली इफेक्टेड बाय डिज़ाइन प्रीवियस। अब वो उसकी मर्ज़ी है, जो उसका एक्सपीरियंस हो, क्या पता उसने पहले इसी तरह का काम किया हो, तो वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर भी आके डिज़ाइनर कहे कि नहीं जी ऐसा तो हो सकता है। When earthquake resistance construction is being considered, note that the relatively stiff parts of the structure will attract the much larger forces than will the more flexible parts। असल में ये फ्लेक्सिबिलिटी के आइडिया को डेवलप कर रहा है, बात कर रहा है कि मिसाल के तौर पे आपने बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया उसको आपने फ्लेक्सिबल डिज़ाइन किया, चाहे आपने रोलिंग कुछ अनटचिंग। ये अर्थक्वेक के डिज़ाइन में असल में हम जाके पढ़ेंगे कि हम जो है ना वो कभी कभार रोलर्स वगैरह जैसे बिल्डिंग ब्रिजेस के अंदर हम यूज़ करते होते हैं। तो अगर ये फ्लेक्सिबल पार्ट है या कोई भी चीज़ हो जो कि फ्लेक्सिबल है, वो अगर उसके ऊपर लेटरल फोर्स लगेगी तो वो तो आराम से थोड़ा सा चाहे बेंड हो जाए, अपनी साइड से चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें रिजिड पोर्शन हो तो वो बात कर रहा है कि रिलेटिवली स्टिफ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल अट्रैक्ट द मच लार्जर फोर्सेस। अगर स्टिफ पोर्शन होगा तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्सेस का इफेक्ट होगा, जैसे हमारी शेयर वॉल्स हैं। स्ट्रक्चर विल रीइंफोर्स कंक्रीट शेयर वॉल्स इज गोइंग टू
गोइंग टू बी क्वाइट स्टिफ, रीइंफोर्स्ड है ना, एंड थस विल अट्रैक्ट लार्ज सिस्मिक फोर्सेस। वो ही अट्रैक्ट करे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो बना ही उसी के लिए। इफ़ द शेयर वॉल्स आर ब्रिटल एंड फेल, हाँ अब अगर वो अगर आप तो समझ रहे हैं कि आपने स्टिफ बना दिया लेकिन वो ब्रिटल हैं, ओवरऑल स्ट्रेंथ का ख्याल नहीं रखा गया आपके कंक्रीट के अंदर, लेट्स से द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में नॉट बी एबल टू टेक द शॉक। ठीक है जी, तो शेयर वॉल के अंदर आपने उसकी डक्टिलिटी का ख्याल करना है, डक्टिलिटी का। Tall reinforced concrete buildings are often designed with shear walls to resist seismic forces, and such buildings have performed quite well in recent earthquakes। ठीक है जी, तो आप ये कर सकते हैं यूज़ टॉल बिल्डिंग्स के अंदर भी। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक प्रॉपर्ली डिजाइन शेयर वॉल्स भी डिसाइडली लिमिट द अमाउंट ऑफ डैमेज टू द स्ट्रक्चर फ्रेम, क्योंकि सबसे लाइन ऑफ एक्शन आपके अर्थक्वेक के फोर्सेस के केस में शेयर वॉल्स ही इन द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में है, फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक में है। अगर ये रेजिस्ट कर लें तो बाकी पिछला फ्रेम जो है ना ये रेजिस्ट कर सकता है, उनके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो उनका इफ़ेक्ट कम होगा। दे विल आल्सो मिनिमाइज डैमेजेस टू द नॉन स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग सच एज विंडोज़ एंड ऑल दिस थिंग्स। फिगर 18.6, ये वाली फिगर 18.6 शोज ए शेयर वॉल सब्जेक्टेड टू लेटरल फोर्स वी यू, ये वाली। द वॉल इज़ इन actuality a cantilever beam of width h and overall depth lw। ओके, इन पार्ट ए ऑफ द कैंटिलीवर के तौर पर एक्ट कर रही है ये शेयर वॉल, और नॉर्मली करती भी ऐसे ही है। इन पार्ट ए ऑफ द फिगर द वॉल इज़ बीइंग बेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हाँ ये पार्ट ए है ना, तो लेफ़्ट टू राइट हो रही है बेंट बाय वी यू। द रिजल्ट दैट टेंसाइल बार्स आर नीडेड ऑन द लेफ़्ट और द टेंसाइल साइड। और असल में ये बात कर रहा है कि आपके कैंटिलीवर बीम के केस में, नॉर्मल बीम में तो आपका ऊपर कंप्रेशन है नीचे टेंशन है, लेकिन कैंटिलीवर के केस में ये टेंशन साइड होती है और ये कंप्रेशन साइड होती है, अपोजिट साइड है। तो वही वो बात कर रहा है कि जब आपकी वी यू अप्लाई हो रही है तो द रिज़ल्ट दैट टेंसाइल बार्स आर नीडेड ऑन द लेफ़्ट। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ हमारी बार्स आ रही हैं, ये बार्स जो है ना ये ऐसे नीचे जा रही हैं, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट से लिखा भी हुआ है। इफ़ वी यू इज अप्लाइड फ्रॉम द राइट साइड, ये वाला केस एज शोन इन पार्ट बी ऑफ द फिगर, टेंसाइल बार विल बी नीडेड ऑन द राइट हैंड, ये इधर आ गया। Thus it can be seen that the shear wall need the tensile reinforcements on both sides because VU can come, हाँ तो हम नॉर्मली जो है ना वो इधर भी दे देते हैं reinforcements, उधर भी दे देते हैं। For horizontal shear calculations, the depth of the beam from the compression end of the wall to the center of the gravity of the tensile bar is estimated to be around 0.8 times the wall length around W। तो डेप्थ ऑफ द बीम, इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसके लिए हम ये करते हैं एज्यूम कि ये टोटल जो लेंथ है आपकी वॉल की उसका 0.8, उसका 80% है इफ़ेक्टिव डेप्थ। इफ़ेक्टिव डेप्थ जो है ना ये अगर आपकी इस तरह की बार्स आ रही हैं तो उनका कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा, लेट्स से यहाँ बनता है, तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके टुवर्ड्स द एंड वो डिस्टेंस जो है ना वो 0.8 LW होना चाहिए, वो बात कर रहा है। दोबारा पढ़ लेते हैं। डेप्थ ऑफ द बीम फ्रॉम द कंप्रेशन एंड ऑफ द वॉल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टेंसाइल बार्स, इन बार्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, मतलब ये डिस्टेंस को बता रहा है कि यहाँ से लेके एंड तक जो डिस्टेंस है ना वो 80 टाइम्स ऑफ LW होता है। इफ़ द लार्जर वैल्यू ऑफ डी इज़ ऑब्टेन बाय द प्रॉपर स्ट्रेन कंपेरेबिलिटी एंड एसिल इट मे बी यूज, ये हम नहीं कर रहे क्योंकि ये आउट ऑफ स्कोप है कि हो सकता है कि ये 0.8 से बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए, वो पता कैसे चलेगा इससे, ये चलें ज़्यादा एक्सट्रीम कैलकुलेशन ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट है। द शेयर वॉल्स एक्ट एज ए वर्टिकल कैंटिलीवर बीम, ठीक है वो बात हम कर चुके हैं। इन प्रोवाइडिंग लेटरल सपोर्ट इट इज़ सब्जेक्टेड टू बोथ बेंडिंग एंड शेयर फोर्सेज। फॉर सच ए वॉल द मैक्सिमम शेयर वी यू एंड द मैक्सिमम मोमेंट एम यू कैन बी कैलकुलेटेड एट द बेस। ठीक है जी, if the flexural stresses are calculated the magnitude will be affected by the design axial load NU, मतलब ये ऊपर से आने वाला NU उसकी बात कर रहा है। तो मोमेंट्स हो सकता है कि आपके NU की वजह से भी इफ़ेक्ट हों, thus its effect should be included in the analysis, तो उसको भी शामिल करना है। शेयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन द वॉल्स विद स्मॉल हाइट टू लेंथ रेशोज़, मतलब जिसकी वैल्यू ऐसी वॉल जिनकी ये रेशो ज़रा कम हो एज़ कम्पेयर टू सम टॉल वॉल्स जो ऊंची हों बहुत ज़्यादा, उसमें शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट्स विल बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर हायर वॉल्स,
एक्चुअली जो वैसे भी आप देखा जाए तो जो लंबी चीज़ होती है ना उसमें बेंडिंग मोमेंट आसानी से जनरेट हो जाता है, उसको बेंड करना आसान होता है, लेकिन छोटी चीज़ के अंदर बेंडिंग मोमेंट इतना डोमिनेट नहीं होता जितना शेयर होता है, ये वो बात कर रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेयर reinforcing फॉर द शेयर वॉल्स। नेसेसरी तो दोनों किस्म की आपने reinforcements देनी है। अगर हमारी ये वर्टिकल आ रही है ना तो इसकी हॉरिजॉन्टल reinforcements भी आपने देनी है, इधर भी ये वर्टिकल आएंगे, यही बात कर रहे हैं, दोनों साइडों पे हम देते हैं। सच प्रैक्टिस इज़ डीम्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट डायगोनल टेंशन क्रैक्स। हम क्यों देते हैं ये, फिर उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ACI कोड की प्रोविजंस हैं, अब ये हम देखते हैं, ये असल में स्टेप बाय स्टेप हैं कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज़ की लिमिटेशन क्या है। द अफेक्टेड बीम शेयर मस्ट बी इक्वल टू और लेस दैन द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल। ये रिलेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि योर अप्लाइड शेयर शुड बी लेस दैन और इक्वल टू योर शेयर कैपेसिटी, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी। और इसके अंदर फाई जो है रिडक्शन फैक्टर है, VN है नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ। और ये अगर हम अलग अलग करना चाहें तो ये कॉम्बिनेशन होगा shear strength from the concrete and shear strength from the reinforcements. The design shear strength of the wall is equal to design shear reinforcements of concrete plus the shear reinforcements, वही बात कर रहा है। The nominal shear strength VN at any horizontal section in the plane of the wall may not be taken greater than VN की असल में ये बात कर रहा है कि ये इसके इक्वल होता है। मे भी आपने देखा हो अपने RCD1 के अंदर, आप बीम के डिज़ाइन के अंदर ना ये इस तरह का फार्मूला आपने यूज़ किया होगा, BW/D। यहाँ पर चूँकि BW नहीं है, यहाँ पर हम H वॉल की हाइट से डील कर रहे हैं, तो ये BW वही चीज़ है, बस यहाँ पे ना 8 की जगह 10 आ गए। अब ये जो आगे लिखा हुआ है ना 11.9.3, ये ACI कोड के चैप्टर 11 का सेक्शन 9 और उसका फर्दर सेक्शन 3, ये वो बात कर रहा है। इन डिज़ाइनिंग फॉर हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्सेज इन द प्लेन ऑफ द वॉल, D इज़ टू बी टेकन एज इक्वल टू 0.8 W, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर LW इज़ द हॉरिजॉन्टल वॉल लेंथ बिटवीन फेसेस ऑफ द सपोर्ट्स। जैसे अब हमारा पीछे जो हमारी फिगर एक बनी हुई थी, फेसेस ऑफ द सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ये कॉलम, तो इसका जहाँ से फेस बनेगा उधर से कैलकुलेशन करनी है, नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉलम। सेंटर टू सेंटर तो नहीं बात कर रहा ना। अच्छा जी, ACI सेक्शन स्टेट्स दैट द अनलेस ए मोर डिटेल कैलकुलेशन इज मेड एज डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट पैराग्राफ, ये इसमें बात होगी। द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ VC यूज्ड में नॉट बी लार्जर दैन 2 लैम्डा FC'(HD)। ठीक है जी। VC की ये फार्मूला बात करें फॉर द वॉल, किन के लिए, फॉर द वॉल सब्जेक्ट टू फैक्टर्ड एक्सियल लोड कंप्रेसिव एंड यूज। शुड ए वॉल बी सब्जेक्ट टू टेंसाइल लोड। ठीक है जी, अगर एक्सियल लोड हो, एक्सियल कंप्रेशन लोड हो, मतलब ऐसा हो सकता है ना वॉल के अंदर कि आपका कंप्रेशन लोड भी हो सकता है ना, और अगर ये कंप्रेशन नहीं है, आपका टेंशन डेवलप कर रहा है, तो फिर आपका जो फार्मूला होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, वरना पहले ये था। आगे चलते हैं जी। AG जो है ना ये ग्रॉस एरिया है, इस पर NU लोड है, एक्सियल लोड। यूजिंग ए मोर डिटेल एनालिसिस द वैल्यू ऑफ VC इज़ टू बी टेकन एज स्मॉलर वैल्यू ऑब्टेन बाय सब्सटीट्यूटिंग इनटू 2 इक्वेशंस दैट फॉलो, ये वाली 2 इक्वेशंस दैट फॉलो, in which NU is the factored axial load normal to the cross section occurring simultaneously with VU। मतलब NU भी आ रहा है वॉल के ऊपर, आपका VU भी आ रहा है इधर से। NU is to be considered positive for compression and negative for tensions। ठीक हो गया। तो ये क्या बात कर रहा है, स्मॉलर वैल्यू आपने इन दोनों में से VC की वो वैल्यू ले लेनी है अगर आपके दोनों फोर्सेस लग रही हों, VU भी लग रहा हो NU भी लग रहा हो, तो फिर हम VC की जब कैलकुलेशन करेंगे, या VC की कैलकुलेशन यूज़ कहाँ करनी है यहाँ पे, तो फिर हमने ये इक्वेशन यूज़ करनी है। द फर्स्ट ऑफ दिस इक्वेशन वाज डेवलप्ड टू प्रिडिक्ट द इंक्लाइंड क्रैकिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन थ्रू। अच्छा, ये भाई हिस्ट्री बात कर रहा है कि ये वाला जो है ना ये कैसे डेवलप हुई थी, इसको रहने दें, हमने क्या करना है, बस हो गया डेवलप। द सेकंड इक्वेशन वाज डेवलप्ड टू कॉरिस्पॉन्ड टू द ऑकरेंस ऑफ फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ 6 लैम्डा। छोड़ें, बस ये है, शुड MU ओवर VU मोमेंट्स अप्लाइड मोमेंट्स VU माइनस L2 ओवर W, ये चीज़ इसकी बात कर रहा है। भी नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू अगर नेगेटिव हुई, ये ओवरऑल अगर नेगेटिव हुई, तो ये वाला प्लस जो है ना ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो द सेकंड इक्वेशन विल हैव नो सिग्निफिकेंस एंड विल नॉट बी यूज्ड। ठीक हो गया।
तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। नीचे वाले की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए ना, तो फिर हम ऊपर वाली इक्वेशन सिर्फ यूज़ करेंगे, उसी वीसी को ही डायरेक्ट यूज़ करेंगे अपनी फर्दर कैलकुलेशंस के अंदर। अच्छा, वो वाले जो हैं वो आपके एफईएस यूनिट्स के लिए फार्मूलाज हैं, ये तीनों फार्मूलाज आपके एसआई के लिए होंगे। ऊपर जो हैं वो क्या थे हमारे, ये दोनों, और अब ये तीनों एसआई के लिए। The values of Vc computed by the two preceding equations at a distance from the base equal to Lw by 2 or Hw by 2. Whichever is less are applicable for all sections between this section and one at the wall base. असल में ये बात कर रहा है कि जब हमारी मिसाल के तौर पे वॉल होती है ना, तो अगर ये Lw है और ये Hw है, इसका हाफ अगर लें तो यहाँ आएगा, और इसका भी अगर हाफ लें तो यहाँ आएगा, सेंट्रॉइड ऑफ द योर हॉर्स शेयर वॉल्स। तो जब आपने मूवमेंट की कैलकुलेशन करनी है ना, तो वो इस पॉइंट के अराउंड करनी है। असल में ये बात कर रहा है वैल्यू ऑफ द वी कंप्यूटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इक्वल टू L2 बाई W, और इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो लेनी है। ठीक हो गया। आगे, शुड द फैक्टर्ड शेयर VU बी लेस दैन 5VC बाई 2 कंप्यूटेड एट डिस्क्राइब इन प्रीसीडिंग टू पैराग्राफ्स, इट विल नॉट बी नेसेसरी टू प्रोवाइड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड शेयर रिफोर्समेंट्स। मतलब आपने बीम के केस में भी ये दिया होगा कि हम ये पीछे फुटिंग के अंदर भी करके आए हैं कि उसमें तो 5VC वाला रिलेशन था, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर VU लेस देन 5VC बाई 2 हो तो हमें इट विल नॉट बी नेसेसरी टू प्रोवाइड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफोर्समेंट्स एज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन दिस। ठीक है, तो कम अज़ कम मिनिमम रिफोर्समेंट्स हमने ज़रूर देनी है, उसको छोड़ना नहीं है, चाहे हमारा ये वाला रिलेशन हो जाए। लेकिन बीम वगैरह के केस में और हम ये कहते होते थे कि ठीक है जी, अगर VU लेस देन 5VC है तो नो शेयर रिफोर्समेंट्स इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। शुड VU भी ग्रेटर देन 5VC, लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो फिर तो हमने देनी है ना 5VC। वो 5VC बाई 2 था, ये 5VC की बात हो रही है। शेयर वॉल रिफोर्समेंट मस्ट बी डिज़ाइंड एज सेक्शन इज़ गिवन। ठीक है, फिर तो देनी है। If the factored shear force exceeds the shear strength of 5VC, the value of Vs to be determined from the following expression। अच्छा, यहाँ मैं वो एक्सप्रेशन लिखना भूल गया हूँ, वो है FYD/S, Vs इज़ इक्वल टू, ठीक है, वो ये इक्वेशन है, वो उधर लिखी नहीं हुई, इधर लिखी नहीं हुई। तो ये बात कर रहा है कि अगर VU जो है ना, या अगर आपका ये काम हो जाए ना, तो फिर आपने ये भी तो यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर आपने ये वाली इक्वेशन को यूज़ करना है। AV इज़ द, इसमें AV क्या है, द एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल शेयर इन्फोर्समेंट्स, ये वर्टिकल ऐसे आएंगी और ये हॉरिजॉन्टल शेयर इन्फोर्समेंट्स इस तरह आएंगी वॉल के अंदर। ठीक है जी। S इज़ द स्पेसिंग ऑफ द शेयर और टेंशन रिइंफोर्समेंट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट्स। ये अगर न्यूमेरिकल हम करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा ये स्पेसिंग कौन सी बात कर रहा है। स्पेसिंग ऑफ द शेयर और टॉर्जनल रिइंफोर्समेंट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया, ये परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल के। The amount of horizontal shear reinforcements rho T as a percentage of gross vertical concrete area shall not be less than 0.0025. Rho T is for your horizontal reinforcements, इनके लिए है rho T। इसकी वैल्यू क्या लिमिटन है, लिमिटेशन 0.0025, इससे बड़ी होनी चाहिए। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयर रिइंफोर्समेंट S2, पहले बात कर रहा है अमाउंट स्टील रेशो, असल में एक किस्म की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी देनी है, मतलब इनके दरमियान, ये इधर शायद मैंने ड्रॉ भी किया है, हाँ, ये दो वर्टिकल बार्स आ रही हैं ना, तो इनके दरमियान जो स्पेसिंग है ना वो कितनी होनी है, नॉट बी ग्रेटर दैन LW3H और 18H। मतलब असल में तुम्हारे पास एक S2 आएगा, लेट से वो मे भी इधर से आ जाता है, S2 आएगा, और हम उसमें से ये S2, ये LW/5, 3H और 18H, इनमें से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, उस स्पेसिंग को हम लेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के लिए। अब आगे वर्टिकल की जो बात करेगा, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट्स रो एन शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन इन विच SW इज द टोटल हाइट ऑफ द वॉल। अब उसके लिए फिर ये रिलेशन यूज़ करेंगे वर्टिकल के लिए, इट शैल नॉट बी लेस देन 0.25 बट नीड नॉट टू बी ग्रेटर दैन रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल शेयर रिइंफोर्समेंट्स। तो ये जो है ये 0.0025 से बड़ा हो, लेकिन
पिछला जो रो टी हमने फाइंड किया ना, ये वाला रो टी, इससे बड़ा ना हो, असल में ये बात कर रहा है। फॉर shall not be less than but need not be greater than required horizontal. For high walls, the vertical shear reinforcing is much less effective than it is low walls. हाँ ज़ाहिर बात है, जब आपने हाइट बढ़ाते जाना है और विड्थ वही रखनी है तो ये जो वर्टिकल इन्फोर्समेंट्स हैं ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। जैसे ये हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, बस बार देते जा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी जो विड्थ है वो बढ़ाई नहीं है, तो लंबी चीज़ को बेंड करना आसान होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऊपर से फिन्स की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है, तो उसकी बात कर रहा है कि मच लेस इफेक्टिव देन इन द लो वॉल्स। दिस फैक्ट इज रिफ्लेक्टेड इन प्रीसीडिंग इक्वेशन वेयर फॉर वॉल्स विद हाइट टू लेंथ रेशियो लेस देन हाफ, ये इसकी बात कर रहा है। अगर इसके अंदर लेट्स से मैं पुट कर दूँ 0.5 पुट किया इधर, ये आएगा 2.5 माइनस 0.5 2 इंटू 0.5, ये बन गया 1, तो ओवरऑल ये सारा फैक्टर ही 1 हो गया। ठीक है, ओनली ए मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड, नहीं सॉरी, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड इक्वल द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ज़ाहिर है जब ये पूरा फैक्टर ही 1 हो गया तो बचा ही है सिर्फ, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल का रो एच लिखा हुआ है। लेकिन इफ़ द रेशो इज़ लार्जर दैन 2.5, अगर ये 2.5 से बढ़ जाए, लेट्स से 2.5 और ये आ जाती है 3.5, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस में। ठीक है, ओनली ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम सिर्फ बजाय इसके कि ये यूज़ करें, हम डायरेक्ट ये यूज़ कर लेते हैं। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल शेयर इन्फोर्समेंट शेल नॉट बी ग्रेटर दैन दिस। अब इसमें वो बात कर रहा है कि आपकी दो वर्टिकल बार्स के दरमियान कुछ स्पेसिंग होगी, इसको मैंने S1 लिखा हुआ है। ये जो है ये स्पेसिंग जो कैलकुलेट होगी और ये तीनों वैल्यूज़ इन